सुप्रभात बच्चों, बीए सेकेंड ईयर क्लास। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक ऐसे दलित साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभूत अक्षरों का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। हिंदी कहानी के इतिहास के 90 का दशक, जो 90 का दशक रहा है, दलित विमर्श, दलितों के बारे में जो लोगों की राय है, दलितों की बातचीत, दलितों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन आदि की अभिव्यक्ति के लिए चर्चित रहा है। यह बात नहीं है कि इससे पूर्व दलित वर्ग की पीड़ा को किसी साहित्यकार ने अनुभव नहीं किया हो, यानी इससे पहले भी अनेक साहित्यकारों ने दलितों की व्यथाओं को, पीड़ाओं का वर्णन किया है। लेकिन जो 90 का दशक है, उस समय ये एक महान क्रांति का रूप में उभर कर दलित विमर्श सामने आता है। प्रेमचंद और निराला जी की कहानियों में भी दलित वर्ग के जीवन की समस्याओं, उनके प्रति हुए अन्याय एवं शोषण का सहानुभूतिपूर्ण वर्णन किया है। यानी इनसे पहले भी अनेक लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दलित के शोषण का वर्णन किया है। प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, कफन आदि कहानियाँ आज भी इस दृष्टि से प्रासंगिक हैं। यानी आज के जो हमारे समाज की जो व्यवस्था है, आज हमारा समाज का जो स्वरूप हमारे सामने है, आज भी ये घटनाएं प्रासंगिक है। किंतु 90 का जो दशक है, उसमें जो सितारे उभर कर सामने आते हैं, उन्होंने दलित विमर्श का जो वर्णन किया है, उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दलित रचनाकारों ने, इसकी खूबी क्या है 90 के दशक की, क्योंकि उससे पहले जो अन्य दलितों का वर्णन किया गया है, दलितों के बारे में विमर्श सामने आया है, उसमें जो लेखक थे वो स्वयं दलित नहीं थे। लेकिन 90 के दशक की विशेषता यह है कि इसमें जो दलित रचनाकारों ने अपने स्वयं अनुभूत सत्य को वाणी देने का बीड़ा उठाया है। क्योंकि 90 के दशक में जो दलित विमर्श सामने आया है, उसको सामने लाने का श्रेय भी दलित साहित्यकारों को ही जाता है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन के कटु अनुभवों को सत्यवाणी देने का प्रयास किया है। इन कहानीकारों में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनके बारे में आज हम आज की वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानेंगे, तो इनमें उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी सलाम, बिरमा की बहू, 25 चौका 150, गो हत्या और ग्रहण जैसी कहानियाँ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, यानी दलित विमर्श को लेकर लिखी गई कहानियाँ हैं। तो हम सबसे पहले इस लेखक के जीवन के बारे में जानते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश जिले के बरला गांव में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ। ये वाल्मीकि जाति से संबंध रखते थे। तो इनका जन्म कब हुआ? 30 जून 1950 को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गाँव और देहरादून से प्राप्त की। इनके पिता का नाम छोटनलाल तथा इनकी माता का नाम मुकुंदी देवी था। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। जैसा हम देखते हैं कि दलित लोग होते हैं, उनके पास, वो गरीब होते हैं, उनके पास जीविका के पर्याप्त साधन नहीं होते, इसलिए उन्हें समाज में अवहेलना का शिकार होना पड़ता है। समाज के लोग उनको ही दृष्टि से देखते हैं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े, उसकी उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। यानी उन्होंने स्वयं अपने मुंह से अपने जीवन के कटु सत्यों का वर्णन किया है। जब मनुष्य गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसे ताउम्र अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसे मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं और वो मानसिक कष्ट उनके मन में एक गहरी चोट बनकर उभर कर सामने आते हैं, जिसे वो ताउम्र उस चोट को भुला नहीं पाते हैं। और ऐसा ही हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ। वाल्मीकि कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहाँ वे दलित लेखकों के संपर्क में आए।
यानी उनके लेखन के क्षेत्र में आने के पीछे कारण क्या रहा है। वाल्मीकि जी महाराष्ट्र में रहते हैं और वहाँ पर जो दलित लेखक थे उनके साथ, वो उनके साथ मिलकर विचार विमर्श करते हैं। जैसे उनकी कभी जो सभाएं होती हैं तो उसमें जाते हैं, तो उनके दलित लेखकों की प्रेरणा से भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। भीमराव अंबेडकर जो दलित वर्ग के मसीहा माने जाते हैं, उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में परिवर्तन आया। रचना के प्रति जो उनका सोच थी रचनाओं के प्रति, उसमें बुनियादी परिवर्तन आया। वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई। तो जैसे हमने इनके जन्म के बारे में पढ़ा है कि इनका जन्म बरला गांव में एक अछूत वाल्मीकि परिवार में हुआ। अपनी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की उन्होंने? गांव और देहरादून से। बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अपने दलित लेखकों के सहयोग से, उनके संपर्क में आने से, उनकी प्रेरणा से भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का इन्होंने अध्ययन किया। आजकल वे देहरादून में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी हिंदी साहित्य में जो दलित साहित्य लिखा गया उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान, जिस प्रकार जाति के आधार पर जो अपमान होता है, जो तिरस्कार होता है, और उत्पीड़न, जो पीड़ा उन्होंने महसूस की है, उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है। यानी आंखों देखा वर्णन, स्वयं अनुभूत वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज में जो अनेक ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं, जिन्हें कभी अनुभव नहीं किया, ऐसे अनछुए पहलुओं को पाठकों के समक्ष लेकर आने का श्रेय किसको जाता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। वे मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है। यानी उनका मानना है कि जो दलित लोग होते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, जिनके अधिकारों का शोषण किया जाता है, जिन्हें मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, वे ही दलितों की पीड़ा को अच्छे से समझ पाते हैं और वही उस अनुभव की प्रमाणिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया। सिर्फ साहित्य की रचना नहीं की, बल्कि जो साहित्य लिखा गया था उसके बारे में भी उन्होंने आलोचना की, उसके बारे में भी अपनी राय दी है। उनकी भाषा सहज, तथ्यपरक और आवेगमयी है। उसमें व्यंग का गहरा पुट दिखता है। व्यंग, जो सच्चाई, जो हमारे समाज का कड़वापन है, तीखापन है, उसको लोगों के सामने लाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है। आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े हैं, उनके साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई है। वाल्मीकि कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहते हैं, दलित लेखकों के संपर्क में आते हैं और वे देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कुछ रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम उनके काव्य संग्रह के बारे में बात करेंगे। काव्य संग्रह है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते और चयनित कविताएं डॉक्टर रामचंद्र के द्वारा संपादित हैं। सदियों का संताप यानी सदियों से, युगों युगों से संताप, दुख जो झेलते आ रही हैं दलित, बस बहुत हो चुका, यानी वो ऐसी समस्याओं से परेशान हो चुकी हैं। तो इसमें उसकी जो मानसिक अभिव्यक्ति हुई है, जो मानसिक कष्ट, जो मानसिक पीड़ा, इस रचना के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। अब और नहीं, यानी अब और सहन नहीं कर सकते, शब्द झूठ नहीं बोलते, चयनित कविताएं। कहानी संग्रह है सलाम, घुसपैठिए, अम्मा एंड अदर स्टोरेज और छतरी। आत्मकथा का नाम है झूठन। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? अपने स्वयं के जीवन का वर्णन। आत्म, स्वयं का, कथा, कहानी, स्वयं के बारे में अपने संपूर्ण जीवन की जो
घटनाएं हैं, संपूर्ण जीवन का ब्यौरा उन्होंने व्यक्त किया है अपनी एक आत्मकथा में, जिसका नाम है झूठन। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। आलोचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य के बारे में मुख्य धारा और दलित साहित्य। मुख्य धारा से समाज के मुख्य दृष्टिकोण से दलितों को कैसे अलग किया जाता है, कैसे अलग थलग कर दिया जाता है मुख्य धारा से, कैसे समाज का कटा हुआ अंग माना जाता है दलित को, ऐसा वर्णन इन्होंने किया है। सफाई देवता। दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ। राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हो चुका है। नाटक है दो चेहरे, उसे वीर चक्कर मिला था। अनुवाद किया है उन्होंने अनेक रचनाओं का। सायरन का शहर, अरुण काले की रचना है। कविता संग्रह का मराठी से हिंदी में अनुवाद, मैं हिंदू क्यों नहीं, कांचा एलैया का लो अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद। लोकनाथ यशवंत की मराठी कविताओं का हिंदी अनुवाद। अन्य 60 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुके हैं, मंचन कर चुके हैं एवं निर्देशन कर चुके हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भागीदारी रही है इनकी। जो अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हैं उनमें वो भागीदार रह चुके हैं। अब हम इनके सम्मानों के बारे में बात करते हैं कि इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। इन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। सन 1995 में प्रवेश सम्मान, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 में, कथाक्रम सम्मान 2001, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2006 न्यूयॉर्क, अमेरिका सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार 2008-9 में अलंकृत किया जा चुका है। अब हम इनकी आत्मकथा झूठन के बारे में थोड़ा सा विमर्श कर लेते हैं कि झूठन जो है इनकी आत्मकथा है। झूठन का भारतीय साहित्य में अपना एक विशेष स्थान है। झूठन जो है हिंदी भाषा में रचित इनकी आत्मकथा है और भारतीय जो साहित्य है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और दलित साहित्य में ये एक अग्रदूत रचना मानी जाती है। दलितों का मार्गदर्शन करने वाली, दलितों के लिए प्रथम सफलता की सीढ़ी माना जाता है झूठन को। इसका शीर्षक झूठन हिंदी के प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की तो उन्होंने उनसे जो सलाह मांगी तो उन्होंने उनकी आत्मकथा को झूठन नाम देने के लिए कहा। पुस्तक विवादों में रही जब 2018 में इसके अंग्रेजी संस्करण के कुछ अंशों को हिमाचल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने का मुद्दा उठा। जाति और अन्य कई आधारों पर विभेद के मुद्दों को उठाने वाली फिल्म आर्टिकल 15 2019 के मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपने एक साक्षात्कार में झूठन से प्रेरणा लेने की बात स्वीकार की है। रचनात्मक अवधान, दलित साहित्य की अवधारणा, यानी दलित साहित्य जिसमें इन्होंने रचनाएं लिखकर, दलित साहित्य पर रचनाएं लिखकर दलित साहित्य का अग्रदूत बनकर, दलित साहित्य का मार्गदर्शक बनकर जो इन्होंने योगदान दिया, अवदान यानी योगदान, रचनात्मक योगदान रहा है इनका दलित साहित्य में। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 80 के दशक से लिखना शुरू किया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में वे चर्चित और स्थापित हुए 1997 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा झूठन से। इस आत्मकथा से पता चलता है कि किस तरह विभत्स उत्पीड़न, ऐसा जो पीड़ा, ऐसा कष्ट जिसको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा विभत्स उत्पीड़न के बीच एक दलित रचनाकार की चेतना का निर्माण और विकास होता है, जो कदम कदम पर जिसका शोषण होता है, कदम कदम पर जिसको प्रताड़ित किया जाता है, जिसे अत्याचारों का सामना करना पड़ता है और जिसे हर पल व्यथा में, मानसिक कष्ट में बिताना पड़ता है, ऐसा लेखक उसके अंतर ऐसी चेतना और ऐसा जो चेतना और ऐसी जागरूकता कह सकते हैं जिसके कारण उसका निर्माण और विकास होता है। किस तरह लंबे समय से भारतीय समाज व्यवस्था में सबसे जो निचली जाति, सबसे निचला पायदान जो होता है उस पर खड़ी चूढ़ा जाति का एक वाल्मीकि
एक बालक ओम प्रकाश सवर्णों से मिली चोटों कचोटों के बीच परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ दलित आंदोलन का क्रांतिकारी योद्धा ओम प्रकाश वाल्मीकि बनता है। यानी बहुत लंबे समय से भारतीय समाज जो एक वाल्मीकि जाति होती है उस जाति को सबसे निम्न कोटि की जाति माना जाता है और उसी कोटि का एक मेधावी एक तेजस्वी बालक जिसका नाम ओम प्रकाश है सवर्णों से यानी ऊंच जाति के लोगों से घात प्रतिघातों को झेलता हुआ उनकी व्यथाओं को झेलता हुआ और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ दलित आंदोलन का पथ प्रदर्शक बन जाता है। दलितों का जो आंदोलन की शुरुआत करता है 90 के दशक में उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है और एक क्रांतिकारी योद्धा बनकर ओम प्रकाश वाल्मीकि बन जाता है और उनके लिए एक मिसाल साबित होता है। दरअसल ये दलित चेतना के निर्माण का दहकता हुआ दस्तावेज है। दलित साहित्य से तात्पर्य है दलितों की जीवन और उनकी समस्या पर लेखक को केंद्र में रखे हुए साहित्यिक आंदोलन से है। यानी हम दलित साहित्य के बारे में बात करते हैं कि दलित साहित्य क्या है। दलित साहित्य से हमारा अभिप्राय ऐसे साहित्य से है, ऐसी रचनाओं से है जिसमें दलितों को, निम्न जाति के लोगों को और उनके जीवन को, उनकी समस्याओं को रचना के केंद्र में रखकर, रचना का केंद्र बिंदु मानकर साहित्यिक आंदोलन जो शुरुआत किया जाता है, साहित्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से उनकी पीड़ा को समाज के सामने व्यक्त किया जाता है, समाज के सामने लाया जाता है, वो होता है दलित साहित्य। दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। जो हमारा देश समानता का अधिकार का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण अनेक स्थानों पर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। उन्हें अपने ही धर्म में अछूत या अस्पृश्य माना गया है। हिंदू धर्म में होने के कारण भी उनको अछूत माना गया है और लोग छुआछूत की भावना से ग्रस्त होते हैं। दलित साहित्यकारों में जो दलित साहित्यकार हैं उनमें अनेकों ने दलित पीड़ा को कविता की शैली से प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वान 1914 में सरस्वती पत्रिका में हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत को पहली दलित कविता मानते हैं। कुछ विद्वान स्वामी अछूतानंद हरिहर को पहला दलित कवि मानते हैं। उनकी कविताएं 1910 से 1927 तक लिखी गई थी। उसी श्रेणी में 40 के दशक में बिहारी लाल हरित ने दलितों की पीड़ा को कविताबद्ध ही नहीं किया अपितु अपनी भजन मंडली के साथ दलितों को जागृत किया। दलितों की दुर्दशा पर बिहारी लाल हरित ने लिखा था, 1 रुपये में जमींदार के 16 आदमी भर्ती, रोजाना भूखे मरते मुझे कहे बिना न सरती। यानी मैं कहे बिना नहीं रह सकता। दादा का कर्जा पोता से नहीं उतरने पाए। दादा ने जो कर्ज लिया था, जो ऋण लिया था, वो उसकी तीसरी पीढ़ी तक नहीं चुका पाती। 3 रुपये में जमींदार ने 70 साल कमाया। यानी 1 रुपये में जमींदार की 16 आदमी भर्ती, 1 रुपया देकर उसके 16 आदमियों का भरण पोषण होता है। लेकिन जो दलित वर्ग जो 1 रुपया ऋण लेता है वह उसके पीड़ा को, उसके दुख को कभी भर नहीं पाता और दादा के द्वारा लिए गए ऋण को पोता तक नहीं भर पाता। दलित पैंथर आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में दलित जातियों से आए रचनाकारों ने आम जनता तक अपनी भावनाओं को पहुंचाया है, यानी अपनी भावनाओं से अवगत करवाया है। दलितों ने के आधार पर जो कानून, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर मनुष्य में जो भेदभाव किया जाता है उसका विरोध वाल्मीकि जी करते हैं। अब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साहित्य की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपके पास बुक है उसमें से मैं आपको साहित्यिक विशेषताओं के कुछ पॉइंट बता रही हूँ और आप उनके बारे में जो है पढ़ लेना आगे। सबसे पहले हम इनके साहित्य की एक प्रमुख विशेषता लेकर आते हैं, यथार्थवादिता। यथार्थ का जैसे आप सबको पता है, जैसे समाज का हूबहू चित्रण, क्योंकि ये दलित लेखक हैं और इन्होंने समाज में जो अनुभव किया है
जो व्यथा, जो पीड़ा इन्होंने झेली है, उसका हूबहू वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। तो समाज का यथार्थ चित्रण इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है और यथार्थ के कारण ही इनकी जो आत्मकथा झूठन है वह अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। तो सबसे पहले इनकी साहित्यिक विशेषता करेंगे हम यथार्थवादिता, यथार्थ का वर्णन। दूसरा मौलिकता। मौलिक क्या होता है? जो कहानी असली होती है, स्वयं द्वारा लिखी गई, स्वयं अनुभूत, स्वयं द्वारा भोगी हुई पीड़ाओं का चित्रण मौलिक होता है। यानी किसी की नकल न करके जो नया बनाया जाता है, जो नया रचना होती है, जो वास्तविकता होती है, असलियत होती है, उसका चित्रण करना मौलिकता कहलाती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित साहित्य मौलिक है, क्योंकि मौलिक साहित्य के द्वारा ही उन्होंने, जैसे हमारे पाठ्यक्रम की कहानी 25 चौका 150, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जो वर्णन किया है कि सुदीप जो एक निम्न जाति का लड़का होता है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कदम कदम पर उसे एहसास करवाया जाता है कि वह एक निम्न जाति का लड़का है। मास्टर के द्वारा, क्लास में अन्य सहपाठियों के द्वारा हर बार उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है और अपनी दयनीय दशा को व्यक्त करता हुआ कहता है कि मास्टर जी, इस जातक बच्चे को अपनी शरण में ले लो। उसका पिता कदम कदम पर ठोकरें खाता है, साहूकार के द्वारा लगातार उसका शोषण किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी कला की एक अन्य प्रमुख विशेषता है जो है कहानी, जो उनकी भाषा शैली, उनकी भाषा क्या है? अनुकूल शब्द चयन है, वाक्य रचना उच्च कोटि की है और उनकी सहज, सरल व व्यवहारिक भाषा के कारण उनके कथ्य को पसंद किया गया है। उर्दू, अंग्रेजी व स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानियों के अधिक पात्र दलित वर्ग से संबंध रखते हैं, दलित वर्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया गया है। कहानी की अंतिम जो विशेषता है वो है उसका उद्देश्य, यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है, जो उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है कि समाज के प्रत्येक तबके को, समाज को दलितों की पीड़ाओं से अवगत कराना, उनकी समस्याओं से अवगत कराना, ये उनकी कहानी का एक प्रमुख विशेषता रही है और इसी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में वे सफल रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने आरंभिक जीवन से अब तक मानव जीवन की उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जो वे ताउम्र झेलते आए हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया है, भले ही वह दलित वर्ग के शोषण की समस्या हो या नारी जीवन की पीड़ा, उनका वर्णन किया है। उनकी कहानियों का उद्देश्य भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुचित्य को पुष्ट करना है। जो अनुचित भावना है जाति के आधार पर, उसको पुष्ट करना है, उसको समाज के सामने लाना है। वे प्रत्येक व्यक्ति से सारे विषमता यानी समता विषमता की जो भावनाएं हैं, विषमतापूर्ण जो उनकी अनुभूतियां हैं, उनके विभाजनों से ऊपर उठकर अपने भीतर बैठे मनुष्य को बचाए रखने का आग्रह करता है। वे कहते हैं कि किस प्रकार मनुष्य का शोषण किया जाता है, किस प्रकार एक निम्न जाति का व्यक्ति होने के कारण उसको कदम कदम पर अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इन सभी तथ्यों के अतिरिक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानियों में उसकी जो शीर्षक योजना है वो उचित है। उसके शीर्षक उनकी कहानियों के मूल भावों को भी व्यक्त करते हैं, यानी जिन कहानियों का वर्णन उनकी मूल भावना है, मूल संवेदना है, जो मूल पीड़ा है, उसको व्यक्त करने का अभिव्यक्त करने वाले हैं। इसी प्रकार उनकी कहानियों के कथानक, आरंभ और अंत अत्यंत प्रभावशाली बन पड़े हैं। उनकी कहानी कला में पाठक में चेतना जागृत करने की पूर्ण क्षमता है, यानी शुरू से अंत तक पाठक जिज्ञासापूर्ण बना रहता है। हर एक घटना ऐसे ताने बाने में बुनी हुई है क्योंकि वो वास्तविकता से संबंधित होती है, जिसे पढ़कर पाठक की आत्मा झकझोर उठती है, उसे झकझोरती है तथा दलितों की पीड़ा को, दलितों के संघर्ष को देखकर उसकी जो मर्मस्पर्शी घटनाएं हैं, मर्मस्पर्शी कहानियां हैं, जिसे पढ़कर पाठक के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है।